गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन के सोपान या प्रक्रिया। मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया है या सोपान है, ये दोनों एक ही वर्ड के दो रूप हैं। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन, अभी तक हमने इवैल्यूएशन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में अलग अलग चर्चा की है, उसके बारे में अध्ययन किया है। आज जो है इसके बारे में प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन हम पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान है। सबसे पहला है शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना। किसी भी शिक्षा का एक लक्ष्य होता है और जब तक शिक्षा का एक लक्ष्य निर्धारित न किया जाए तो वह शिक्षा जो है वह अर्थपूर्ण नहीं होगी और वह शिक्षा की प्रक्रिया जो है वह सार्थक नहीं होगी। तो इसलिए लक्ष्यों का निर्धारण सबसे पहले मूल्यांकन की प्रक्रिया का पहला सोपान है कि पहले लक्ष्य निर्धारित किए जाए, फिर शिक्षा आरंभ की जाए। छात्रों में वांछित परिवर्तन लाना। समय समय पर जो इवैल्यूएशन होता है उसका एक ही लक्ष्य होता है कि छात्र के जो व्यवहार है, छात्रों में उनमें परिवर्तन आ रहा है या नहीं। छात्रों का जो व्यवहार, शिक्षा का जैसे परम लक्ष्य है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो समय समय पर जो मूल्यांकन होता है उसका भी मुख्य लक्ष्य यही है कि छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। उपयुक्त शैक्षिक अनुभवों की व्यवस्था। जब तक अनुभवी शिक्षक नहीं होंगे, जिनको शिक्षा का शैक्षिक अनुभव नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वह छात्रों में वांछित परिवर्तन या शिक्षा के लक्ष्य को सही प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाएंगे या बच्चों को प्राप्त नहीं करवा सकेंगे। तो इसलिए उपयुक्त शैक्षिक अनुभव की भी व्यवस्था आवश्यक है। ये तीसरा चरण है, तीसरा सोपान है मूल्यांकन का। उपयुक्त मूल्यांकन साधनों का विकास एवं प्रयोग। मूल्यांकन के जो साधन हैं उनका सही जो उसकी विधियां हैं, जो प्रविधियां हैं, उनका उपयोग, साधनों का विकास एवं और उनका प्रयोग, उनको अप्लाई करना। मूल्यांकन परिणामों का उपयोग। जो मूल्यांकन के द्वारा, इवैल्यूएशन के द्वारा जो परिणाम निकलते हैं तो उनका भी उपयोग सही जगह पे करना कि वो बच्चों के विकास के किस स्तर को प्राप्त कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर शैक्षिक प्रक्रिया में संशोधन। मूल्यांकन के जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं अलग अलग बच्चों के, अलग अलग शिक्षार्थियों के, तो उन परिणामों के आधार पर उन्होंने उनके विकास की जो प्रक्रिया है उनको या उन्होंने क्या सीखा, इस चीज़ों को जानना, चूँकि हम ये मूल्यांकन के द्वारा ही ज्ञात कर पाते हैं। तो उनको ज्ञात करने के पश्चात ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया की व्यवस्था करना जिससे वे उनमें वांछित परिवर्तन आए। इसके लिए हम शैक्षिक और शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करें, उनके लक्ष्य को प्राप्त करें, तो इसके लिए शैक्षिक प्रक्रिया में संशोधन आवश्यक है। अब इसको अलग अलग ढंग से हम डिफाइन करेंगे। शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण, यह संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का आधार है। सही है कि जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक हम मूल्यांकन की प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं, जब तक इसका या शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं, अगर अर्थ नहीं है, अगर लक्ष्यों का निर्धारण नहीं है। लक्ष्यों से ही संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया संचालित होती है। लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं तभी यह शिक्षा की प्रक्रिया जो है वह उसका निर्धारण किया जाता है। छात्रों, शिक्षकों तथा परीक्षकों को ये लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए एवं लक्ष्यों का निर्धारण किस प्रकार से होना चाहिए, तो विषय वस्तु की प्रकृति, बालकों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताएं। उनकी पारिवारिक आवश्यकता क्या है, उनकी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं क्या है, छात्र की रुचि किस तरफ है, इंटरेस्ट कहाँ है और उसकी योग्यताएं कितनी हैं आदि की इन चीज़ों के आधार पर ही इन शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। तभी वह आपके वो शिक्षार्थी के कार्य में
कार्य आएगा, काम आएगा या वो उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। छात्रों में वांछित परिवर्तन लाना, यह इसका दूसरा हमारा सोपान है। तो उचित लक्ष्यों का निर्धारण पहले करने के बाद ही छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। समान उद्देश्यों की कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुसार विशिष्ट लक्ष्यों में रूपांतरित करना चाहिए। पहले समान उद्देश्य, सामान्य रूप से ही उन्हें सिखाना प्रारंभ करना चाहिए और फिर उन्हें धीरे धीरे उन जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो विशिष्ट लक्ष्य उनके लिए रखे गए हैं, उनकी तरफ उनको उस प्रक्रिया की तरफ हमें जाना चाहिए। तभी जाके यह जो है वह छात्रों में एक शिक्षक वांछित परिवर्तन ला पाएगा। उपयुक्त शैक्षिक अनुभवों की व्यवस्था, इसके अंतर्गत विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए कि सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर छात्रों को उचित अनुभव प्राप्त किया जा सके। उपयुक्त मूल्यांकन साधनों का विकास एवं प्रयोग, साधनों का विकास आवश्यक है। किन किन चीज़ों का इसमें आवश्यक होगा मूल्यांकन की प्रक्रिया में, तो ये हम जानते हैं। किन किन विधियों का आवश्यक है, फिर से इसे एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन सी विधियों की आवश्यकता होगी मूल्यांकन के विकास एवं इसके प्रयोग में। तो निरीक्षण, इसके अंतर्गत शैक्षिक अनुभव के समय छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाता है। प्रश्नावली, इसके अंतर्गत तथ्यों, रुचियों एवं अभिवृत्तियों से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होती है। इन प्रश्नों के प्रति छात्र अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। प्रश्नावली। साक्षात्कार, यह इंटरव्यू है। इसमें शिक्षक परीक्षार्थी से मौखिक प्रश्न पूछते हैं और उसी के माध्यम से उसके रुचियों और व्यवहार के बारे में जानकारी ली जाती है, इकट्ठी की जाती है। दैनंदिनी, यह छात्रों की सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत स्थितियों को व्यक्त करने में सहायक होती है। इसके द्वारा जो भी उसकी सामाजिक और पारिवारिक किस प्रकार की स्थिति है, इसका जांच किया जाता है और इसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। पड़ताल सूची में छात्रों की व्यक्तिगत सूचना एवं विकास जानने के लिए कथन दिए जाते हैं। छात्र इनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया, मतलब एक पैरा दिया जाता है पड़ताल सूची में, किसके प्रति वो अपना जो भाव व्यक्त करता है, तो उसी के अनुसार उसके विकास की, उसकी बुद्धि और उसके विकास का परीक्षण किया जाता है। घटनावृत्त, इनमें कुछ घटनाओं का वर्णन किया जाता है जिन्हें छात्रों के व्यवहार के दृष्टि से शिक्षक महत्वपूर्ण समझता है, इसलिए एक घटना देता है। उस अभिलेख के माध्यम से छात्रों की प्रतिक्रिया वह का जांच करता है। संचित अभिलेख शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें शिक्षक छात्रों के संबंध में विविध प्रकार की संपूर्ण पूरे वर्ष की जानकारी उसमें ऐड करते हैं, इकट्ठी करते हैं। सैद्धांतिक परीक्षाओं मुख्य 4 रूप से बटी हुई हैं। निबंधात्मक परीक्षा, विवरणात्मक परीक्षा, लघु उत्तरीय परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। 4 प्रकार से सैद्धांतिक परीक्षाएं होती हैं जो मूल्यांकन का मुख्य आधार हैं और वो हमेशा से प्रचलन में। जैसे जैसे अब शिक्षा की स्थिति होती कि पहले मौखिक, फिर उसके बाद निबंधात्मक, उसके बाद लिखित, इस टाइप के एग्जाम्स होते गए। इस तरह से जो है ये परीक्षाओं के जो परीक्षाएं जो है सैद्धांतिक परीक्षाओं का महत्व आज भी बहुत ज़्यादा है। तो निबंधात्मक परीक्षा, इसमें विषय वस्तु से संबंधित 5 या 6 प्रश्न हल करने को कहा जाता है और इन प्रश्नों के उत्तर का संबंध निबंध जैसा होता है। इसमें प्रश्नों का निर्माण आसान होता है। छात्र अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने में स्वतंत्र होते हैं। यह छात्रों के तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति आदि का विकास करने में सहायक है। परंतु यह जो परीक्षा प्रणाली है वह विश्वसनीय नहीं है। विवरणात्मक परीक्षा प्रणाली का प्रयोग उच्च स्तर की कक्षाओं में किया जाता है। इसमें छात्रों को किसी समस्यात्मक प्रकरण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। लघु उत्तरीय परीक्षा में पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों पर सीमित प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षार्थी को थोड़े शब्दों में उनका उत्तर देना पड़ता है और उसी के आधार पर ही उनकी मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, आजकल वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रयोग हर एक प्रकार के कंपटीशन और एग्जाम में बहुत ज़्यादा होने लगा है।
तो इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जैसे कि 4 पद होते हैं, इसमें से किसी एक उत्तर को शिक्षार्थी को चुनना होता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, अभिज्ञानात्मक रूप और प्रत्यास्मरण रूप। अब अभिज्ञानात्मक रूप क्या है, तो ये भी 4 प्रकार से बता हुआ, एकांतर प्रत्युत्तर रूप, बहुविकल्प रूप, तुलनात्मक रूप और वर्गीकरण रूप। एकांतर प्रत्युत्तर रूप क्या है, इसमें छात्रों को सही कथनों को सही चिन्ह और गलत कथनों द्वारा स्पष्ट करना होता है। बहुविकल्प रूप, इसमें चार प्रकार के आंसर दिए रहते हैं। इसमें एक प्रश्न के उत्तर के कई विकल्प दिए जाते हैं और छात्रों को छांटने के लिए इसमें कहा जाता है। जो सबसे उत्तम उत्तर होता है उसके समक्ष टिक मार्क करना होता है। तुलनात्मक रूप, इसके अंतर्गत कथनों को 2 भागों में बांटकर 2 सूचियों में विभाजित कर दिया जाता है और इनको सही से क्रमबद्ध रूप से इसको मिलान करने के लिए दिया जाता है। वर्गीकरण रूप, इसमें एक ही प्रकार के कई शब्दों या तथ्यों को एक साथ असंगत रूप से लगा दिया जाता है और छात्रों को उसमें से असंगत शब्द या तथ्य को छांटने के लिए दिया जाता है। जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं, चित्र, फूलदान, पर्दा या त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, आयात, पक्षी। जैसे ये त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, आयात, इसमें पक्षी जो है वह असंगत शब्द है। इस प्रकार के जो वर्गीकरण रूप है, इसमें इस प्रकार इसको अलग करने के लिए, जो असंगत शब्द है इनको अलग करने के लिए कहा जाता है। प्रत्यास्मरण रूप, इस वर्ग में के पदों में छात्रों की स्मरण शक्ति की जांच की जाती है। इसमें 2 प्रकार के प्रत्यास्मरण रूप हो गए, साधारण प्रत्यास्मरण रूप और रिक्त स्थानों की पूर्ति। साधारण प्रत्यास्मरण रूप में इसमें छात्रों की समान स्मरण शक्ति का परीक्षण किया जाता है। जैसे कला के प्रमुख कितने तत्व हैं, जैसे आपके उदाहरण है इसमें, जैसे 6 दिया रहता है इसमें, तो ये जो है वो प्रत्यास्मरण रूप हो गया इसका। रिक्त स्थानों की पूर्ति, यह इसका दूसरा रूप हो गया, जिसमें क्या होता है, इसमें छात्रों को अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर जो बीच में कॉलम दिए रहते हैं, जो छोड़े गए होते हैं, उन्हें उन शब्दों को उसमें ऐड करना होता है। तो इस तरह से ये जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण, वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है इसके क्या गुण होते हैं, तो यह परीक्षा विश्वसनीय होती है, इस परीक्षा में वैधता होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा व्यापक भी होती है, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद ही हम वस्तुनिष्ठ वो 4 जो आंसर आते हैं टिक मार्क्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षा अगर ली जा रही है तो उसका आंसर हम दे पाएंगे। इसके लिए डिटेल अध्ययन की आवश्यकता होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा अंकन की दृष्टि से बड़ी सुगम होती है, अंक के लिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप जानते हैं, तो इसमें आसानी से इसके आंसर सेट और बहुत ज़्यादा मतलब विश्वसनीय रूप से निकल सकते हैं। यह वस्तुनिष्ठ होती है क्योंकि इसमें शिक्षक की रुचि, अरुचि, मनस्थिति इत्यादि इसको प्रभावित नहीं करती है। वह एक सिस्टम में होता है और उसी के अनुसार इसको आयोजित किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष, छात्र अनुमान के आधार पर भी उत्तर दे सकते हैं और अंक प्राप्त कर लेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्मित करना कठिन है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा छात्र का एकांगी मूल्यांकन करती है, एक रूप में मूल्यांकन करती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति छात्रों की रचनात्मक, अन्वेषणात्मक आदि को विकसित करने हेतु प्रेरित नहीं करती है, क्योंकि वह क्या होता है, टिक मार्क जैसा आंसर होता है तो उसमें उनके विचार, भावों इत्यादि का पता नहीं लगाया जा सकता है। उनके विकास के स्तर को, उनके भाव, उनके रचनात्मक जो गतिविधियाँ, उनके बारे में हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये इसके दोष हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, तो चित्रकला एक क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक विषय है, ये तो आप भी जानते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्रों के से विषय संबंधी कार्य कराए जाते हैं। जैसे इसमें क्या कराया जाता है कि चित्र, सीनरी, गृह सज्जा, आलेखन इत्यादि छात्रों को बनाने के लिए बोला। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क किए हैं, इस पे प्रोजेक्ट बनवाए गए हैं इससे संबंधित। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दिया जाता है और ये आपने कितनी सुंदरता से उन कार्यों को किया है, इसके अनुसार आपको ग्रेडिंग और उसको हम लोग नंबर भी देते हैं। तो ये प्रयोगात्मक, ये प्रैक्टिकल एग्जाम है। यदि मूल्यांकन का आधार, यही मूल्यांकन का आधार भी होता है, क्योंकि जब हम आपको ये प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाते हैं तो हम आपको पहले ही बताते हैं कि इसी के आधार पर आपके नंबर्स दिए जाएंगे या ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर आपको ग्रेड दिया जाएगा। यह प्रयोगात्मक परीक्षा हुई। प्रायोगिक परीक्षा के समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो छात्रों की योग्यता, क्षमता, रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार ही
प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। प्रयोगात्मक परीक्षा की अवधि में छात्रों में इससे यथास्थान मौखिक प्रश्न भी पूछने चाहिए जो वाइवा आपका होता है। परीक्षक की सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए जिससे परीक्षार्थी निसंकोच होकर अपने विचारों को व्यक्त कर सके। तो इन सारे जो हमारे टॉपिक हैं इनके आधार पर मूल्यांकन शैक्षिक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। ये बात हमको आया समझ में, हमने इसके बारे में अध्ययन किया और मूल्यांकन के परिणामों का प्रयोग सर्वोत्तम ढंग से होना चाहिए क्योंकि इससे अतीत के कार्यों का आलोचना तथा भविष्य के योजनाओं का पथ प्रदर्शक होता है यह। तो इस प्रकार मूल्यांकन शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।